संविदा नियम में मिस्टेक के बारे में बताया जा रहा था और आपका मिस्टेक के बारे में कई जगह से पहले कोरिलेट किया गया था कि भूल के बारे में प्रावधान आपका कहाँ कहाँ किया गया है और किन किन धाराओं में किया गया है। आपका आईपीसी में भी बताया गया था, आपका सीआरपीसी में भी हमने बताया था, यानी कि टाट में भी, लिमिटेशन एक्ट में भी। इसके बाद ये आपका ये एविडेंस में भी बताया गया था। आईपीसी में भी कई बार क्वेश्चन बना है। तो मिस्टेक को जब भी पढ़िए, पहला क्वेश्चन जो आपका कंपटीशन में पूछता है वह आपका एक दो केस भी इस पर याद करना है जो बिहार उहार में ज़्यादा पूछा गया है। वो हम केस बताएंगे। सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए। देखिए, आपका सबसे पहले तो तीनों धाराओं को आपका कवर करना है। पहला नियम ये याद रखना है कि भूल के बारे में या मिस्टेक के बारे में आपका संविदा अधिनियम की किन धाराओं में प्रावधान है। अगर तीन धाराएं दे तो आप धारा 20 मारेंगे, फिर धारा 21 मारेंगे और फिर धारा कौन सी, 22। ये पहला क्वेश्चन आपका सेक्शन वाइज। फिर आपका पूछा जाता है कि अगर संविदा के दोनों पक्षकार मिस्टेक में हो तब कौन सी धारा लागू होगी। तो मान लीजिए संविदा का हम पक्षकार बना लें ए और बी, और दोनों पक्षकार क्या हों, भूल में, मिस्टेक में हैं, और जिस तथ्य के बारे में मिस्टेक दोनों पक्षकारों से हुआ है। एक और बात याद रखनी है, वह जो तथ्य होना चाहिए वह करार का मर्म होना चाहिए। मर्म मतलब अनिवार्य अंग होना चाहिए, यानी कि वह करार की जान होनी चाहिए। बिना उसके करार का कोई मतलब न हो। और दोनों पक्षकार भूल में हैं तो ये जो एग्रीमेंट होगा, ये जो करार होगा, वो संविदा तक पहुंचेगा नहीं और ये करार ही क्या होगा, शून्य होगा। अब तीन चार पहले उदाहरण से समझे, बेरेक्ट न देखिए। अभी आपका सबसे पहले धाराओं को कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, तब भाई बेरेक्ट देखा जाता है। तो ऐसी दशा में अब आपको ये समझना है कि आखिर कौन से ऐसे करार हैं जहां की पक्षकार मिस्टेक में है और मिस्टेक के कारण सम्मति जन्म ली है, और लेकिन पक्षकारों से क्या हो गई है, भूल। तो वह पहले तो आपका दो तीन उदाहरण देखा जाए और तब आपका देखा जाए। मान लीजिए पहला उदाहरण हम उठाते हैं। ए बी से करार करता है कि हे बी, मैं अपनी पुत्री की शादी तुमसे करूंगा। और ए भी ये नहीं जानता, बी भी ये नहीं जानता कि जिस समय करार हो रहा है पुत्री की डेथ हो गई है। तो ऐसी दशा में पुत्री जो है वह करार का मर्म है, और जब पुत्री ही नहीं रही तो विवाह किससे किया जाएगा। और दोनों पक्षकार इस बारे में मिस्टेक कर गए हैं, माने जानकारी ही नहीं है, तो ये करार क्या होगा, शून्य होगा। दूसरा गेस्ट हाउस का उदाहरण देखिए। मान लीजिए ए गेस्ट हाउस का मालिक है, बी से करार करता है कि मैं अपना गेस्ट हाउस परसों तुम्हें किराए पर दूंगा। न तो मालिक को ज्ञान है, न ही आपका जो गेस्ट हाउस किराए पर ले रहा है उसको ज्ञान है। और उसी समय गेस्ट हाउस में आग लगी रहती है, गेस्ट हाउस जल गया रहता है। तो यहाँ गेस्ट हाउस आपका कह सकते हैं कि करार का मर्म है। और जब गेस्ट हाउस ही नहीं रहा और दोनों पक्षकारों से क्या हो गई थी, भूल, यानी कि नॉलेज ही नहीं था,
तो ये करार अब क्या होगा, वाइड होगा, कोई मतलब इसका नहीं है। जैसे ये कहता है कि मैं आपका अपना जमीन तुम्हें बेचूंगा, मकान बेचूंगा, और ए बी से करार करता है। जब करार किया जा रहा है तो सरकार रोड बनाने के लिए मकान या जमीन को एक्वायर कर चुकी रहती है और दोनों को इसका ज्ञान नहीं रहता। तो बताइए, जब दोनों पक्षकार भूल में हैं और मकान जमीन मर्म है करार का, तो ये करार क्या होगा, आपका वाइड होगा। सुन, करणी न मार दीजिएगा भाई, क्या होगा सुन। ये की धारा का कॉन्सेप्ट बनाया गया 20 का। 20 के बाद जो धारा आपको पढ़ना है वह 22 पढ़ना है। और 22 में आपका एक्स पार्टी मिस्टेक का क्या प्रभाव होगा, एक पक्षीय भूल का क्या प्रभाव होगा, ये थोड़ा अच्छे से समझना है। तो यहाँ भी पक्षकार कौन कौन बना लिया जाए, एक ए है और एक कौन है, बी। तो ऐसी दशा में अगर संविदा के दोनों पक्षकारों से भूल नहीं हुई है, केवल एक पक्षकार भूल में है और एक पक्षकार भूल में नहीं है, तो ऐसी दशा में उस संविदा का क्या परिणाम होगा। पिछली बार जे में आया था कि एक्स पार्टी संविदा के एक पक्षकार द्वारा किए गए भूल का क्या प्रभाव होता है, 4 ऑप्शन देगा कि वह संविदा शून्य होगी, दूसरा देगा वह संविदा वैध होगी, तीसरा देगा वह संविदा शून्यकरणीय होगी, और चौथा देगा वह संविदा शून्यकरणीय नहीं होगी। तो जो पहली वरीयता आपको देनी है वह बेयर एक्ट की भाषा देनी है। अगर बेयर एक्ट की भाषा हूबहू किसी ऑप्शन में लिखा गया है तो वही ऑप्शन मार्क कर आइए, और आयोग ने भी वही ऑप्शन पिछली बार सही माना। तो केवल मात्र इस कारण से कि संविदा का एक पक्षकार भूल में था, वह संविदा वाइडेबल नहीं होगी, शून्यकरणीय नहीं होगी। तो शून्यकरणीय नहीं होगी तो आखिर होगी क्या, वैध होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पहली वरीयता आपको फिर हम सतर्क करते हैं, क्या मारना है, जो बेयर एक्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है। अगर ये दे दे कि वैध होगी और उसी में ऑप्शन दे दे कि शून्यकरणीय नहीं होगी, तो बताइए आप कौन पहली वरीयता पर कौन मार कराएंगे, वाइडेबल नहीं होगी। तो वाइडेबल नहीं होगी इसका मतलब कि वह संविदा क्या है, वैध। तो एक पक्षीय भूल के कारण संविदा शून्य नहीं होती, न ही शून्यकरणीय होती हैं, बल्कि वैध होती हैं। लेकिन वैध होना आप पहली वरीयता नहीं मारेंगे। पहली वरीयता ऑप्शन में अगर रहेगा कि शून्यकरणीय नहीं होगी, वह देखेंगे। पिछली बार आ चुका है, डिटेल में हम बताएंगे। अब आइए मिस्टेक ऑफ लॉ। भाई आईपीसी से सीधे उल्टा चलेगा। आईपीसी में पहले आईपीसी समझ लीजिए, आपराधिक मामला, और तब आपका ये धारा 21 को तोड़ा जाए। फिर एक बार समझिए, आईपीसी में धारा हम बताए थे 76 और आपका 79, यानी कि आईपीसी की धारा 76 में और 79 में दोनों में एक बात समान है कि मिस्टेक का फैक्ट यानी कि तथ्य की भूल क्षम्य है, एक्सक्यूज है, डिफेंस देगी, बचाव देगी। लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ यानी कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है। तो बताइए आईपीसी के तहत पिछली बार आया भी था एपीओ में, कौन सी भूल बचाव देगी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की मिस्टेक ऑफ लॉ की, दोनों दोनों ना मारिएगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट बचाव देगी और मिस्टेक ऑफ लॉ
बचाव नहीं देगी। अब यहाँ अगर कोई विदेशी भारत में आता है, भारत के कानून को नहीं जानता, भारत के कानून का उल्लंघन करता है, तो क्या उसे इस आधार पर बचाव दिया जा सकता है कि हम भारत के कानून को नहीं जानते हैं? नहीं दिया जा सकता। यानी कि चाहे देशी हो चाहे विदेशी, मिस्टेक ऑफ लॉ क्षम्य नहीं है। और एम.एच. जॉर्ज का उदाहरण देखना है आईपीसी में, मेयर हंस जॉर्ज का केस। हल्का सा ही देखिएगा। अब आइए संविदा अधिनियम में थोड़ा उल्टा दिमाग लगाना है, बस यही है। आईपीसी वाली जो कहानी हमने बताया वो आपराधिक मामलों के लिए छोड़ दीजिए। अब आपका जो विधि की भूल होगी, वह भूल हम दो भागों में बांटते हैं। एक भारतीय विधि यानी कि इंडियन लॉ, और दूसरा फॉरेन लॉ यानी कि विदेशी विधि। अब आइए तोड़कर पढ़िएगा, थोड़ा कठिन है। अगर पक्षकार भारतीय विधि की भूल में है तो उसका प्रभाव क्या होगा? क्या इस आधार पर संविदा शून्यकरणी होगी कि पक्षकार भारतीय विधि का भूल किए हैं तो भारतीय विधि की भूल का प्रभाव कोई मायने नहीं रखता और संविदा वैध होगी, यानी कि शून्यकरणीय नहीं होगी बल्कि क्या होगी? वैध होगी। एक बार देखिए भाई अच्छे से, वि- विधि की भूल का क्या प्रभाव होगा, तो बस कंसेप्ट पहले याद रखिए। कंसेप्ट आपका ये याद रखना है कि धारा 21 में विधि की भूल के बारे में प्रावधान किया गया है, जहां ये बताया गया है कि कोई संविदा मात्र इस कारण से ही शून्यकरणीय नहीं होगी कि वह भारत में प्रवृत्ति यानी कि लागू विधि के बारे में किसी भूल के कारण की गई थी। तो पहला अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भारतीय विधि की भूल का प्रभाव क्या होगा संविदा में, तो चार ऑप्शन देगा। यही सतर्क रहना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन और कठिन बनता है। कि ऐसी दशा में संविदा शून्य होगी, शून्य नहीं होगी। दूसरा शून्यकरणीय होगी, ये भी नहीं होगा। तीसरा शून्यकरणीय नहीं होगी, पहली वरीयता ये देखेंगे। चौथा ऑप्शन रहेगा कि संविदा वैध होगी। तो निकाल फिर एक बार देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भारतीय विधि की भूल का प्रभाव क्या होगा। तीसरी बार मैं बता रहा हूँ, कुछ न समझ में आए तो रट्टा भी मारना है। दो तीन चीजें कि संविदा शून्यकरणीय नहीं होगी। अगर ये ऑप्शन न दिया रहे चार में तो आप देखिएगा संविदा वैध होगी, अगर ये ऑप्शन न रहे तब। अब आइए विदेशी विधि की भूल का प्रभाव क्या होगा। अगर पक्षकार फॉरेन लॉ का मिस्टेक करते हैं तो इसका प्रभाव क्या होगा, ये हमें देखना है। तो विदेशी विधि की भूल का प्रभाव को दो भागों में बांटना है। अब पहला ऑप्शन अगर आए कि विदेशी विधि की भूल का प्रभाव क्या होगा, तो आपका जवाब रहेगा विदेशी विधि की भूल का प्रभाव वह होगा जो तथ्य की भूल का होता है। यानी कि पहला ऑप्शन ये मानना है कि जो प्रभाव
तथ्य की भूल का होता है वहीं प्रभाव किसका होगा? आपका विदेशी भूल का होगा। तो तथ्य का प्रभाव बताइए। तो तथ्य की भूल है तो दो धाराएं आपको कवर करनी है, एक धारा 20 और दूसरा कौन सी? 22। तो 22 में अब बताइए, अगर दोनों पक्षकार तथ्य की भूल में है तो वह करार क्या होगा? सुन। और एक पक्षकार तथ्य की भूल में था तो वह संविदा शून्यकरणीय नहीं होगी, यानी कि वैध होगी। अब इसी को विदेशी भूल पर आपका सेट करना है और अच्छे से अंदर जाकर देखिए, फिर एक बार देखिए। अगर पक्षकार विदेशी विधि की भूल करते हैं तो उसका इफेक्ट किसके समान होगा? तो तथ्य की भूल का। तो तथ्य की भूल किन धाराओं में दी गई है? दो धाराओं में। पहला कौन सी धारा? 20। एक पक्षकार भूल में है कि दोनों? दोनों। तो वह करार ही क्या होगा? शून्य। अब इसी तर्ज पर थोड़ा विदेशी विधि की भूल निकालिए। अगर संविदा के दोनों पक्षकार विदेशी विधि की भूल के बारे में हो तो वह करार क्या होगा? शून्य। क्यों शून्य होगा? क्योंकि विदेशी विधि की भूल का प्रभाव वही होगा जो तथ्य की भूल का है, और दोनों पक्षकार तथ्य की भूल में हैं तो धारा 20 के तहत वह करार शून्य होता है। अतः इसी तर्ज पर दोनों पक्षकार विदेशी विधि की भूल के बारे में हो तो वह जो एग्रीमेंट होगा वह क्या होगा? शून्य होगा। याद रखे रहिएगा। और अगला है आपका, तो अब एक पक्षकार एक पक्षीय तथ्य की भूल क्या होगी? शून्यकरणीय। वह संविदा शून्यकरणीय नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पक्षकार ने विदेशी विधि की भूल की है तो वह संविदा वाइडेबल नहीं होगी। तो वाइडेबल नहीं होगी इसका मतलब कि वैध होगी। लेकिन पहली वरीयता आपको क्या देखनी है, मैं लगातार बता रहा हूँ, शून्यकरणीय नहीं होगी। तो इस प्रकार आपका कॉन्सेप्ट बनाया गया 20, 21, 22 का। जो पूछा जाता है इसको डिटेल में हम बताएंगे। अगली धारा चलते हैं भाई, अभी आपका थोड़ा बहुत देखना है। अगली धारा हम चलते हैं। आपका 2-3 दिन में आपका 18 भी थोड़ा बताना है, 1-2 पॉइंट। और धारा 20, 21, 22 भी एक केस आता है बोल्टन बनाम जोन्स का, लिख लीजिए। बार बार वहीं बिहार पूछा जाता है। हम डिटेल में इसको बताएंगे आगे चलकर, बोल्टन बनाम जोन्स का, क्योंकि इसको धारा 13 से कोरिलेट करके बताना है और थोड़ा बहुत उसके लिए हल्का सा और अध्ययन की आवश्यकता है। वैसे आधा अधूरा बताने से कोई मतलब नहीं है। तो बोल्टन बनाम जोन्स का केस है, पूछा जाता है, बिहार में पूछा गया, किससे संबंधित है? तो मिस्टेक से। अगला देखिए आपका धारा 23 देखा जाए। पिछली बार यूपीजे में सेक्शन आपका 23 की हेडिंग ही पूछ ली गई थी, यानी कि आपका हेडिंग में भी सतर्क रहना है। जो हेडिंग में बेयर एक्ट में शब्द लिखा गया है आपका उसी शब्द को पहली वरीयता दीजिएगा। फिर 2018 यूपीजे में प्री में जो पूछा गया था वह हेडिंग पूछ ली गई थी आपका। देखिए मैं भी हेडिंग बता रहा हूँ 3-4 धारा, मने आपका कि धारा 23 में क्या प्रावधान है। तो पहला दिया था अवैध प्रतिफल तथा उद्देश्य। अब शब्द पकड़िएगा। इसके बाद आपका देगा अनलॉफुल, आपका यानी कि विधि, आपका विधिपूर्ण, आपका या विधि विरुद्ध प्रतिफल एवं उद्देश्य। फिर दे देगा आपका वैध प्रतिफल उद्देश्य। इनमें से
कोई नहीं, अर्थात इसका मतलब आया कि 4 शब्दों में से एक शब्द चुनने के लिए आपसे कहा था। तो पहली वरीयता हम किसको देंगे? आपका बेयर एक्ट की भाषा को। और बेयर एक्ट की भाषा जब भी पढ़िए तो क्या लिखा गया है आपका पढ़िए, उसमें लिखा है ना, वो रट कर जाइएगा। इंग्लिश में पढ़िए तो बेयर एक्ट है नहीं, अनलॉफुल लिखा है ना, लॉफुल, उसको आप अनलॉफुल भी कह सकते हैं। लॉफुल यानी कि कब किसी करार का उद्देश्य और प्रतिफल यानी कि पर्पज और कंसीडरेशन लॉफुल होगा, ये आपका सेक्शन 23 से गवर्न होगा। लॉफुल कब आपका नहीं होगा? आपका कह सकते हैं कि ये यानी कि कुल मिलाकर अनलॉफुल, दूसरी भाषा में अनलॉफुल पर्पज एवं कंसीडरेशन यानी कि आपका विधि विरुद्ध, आपका प्रतिफल और आपका कह सकते हैं उद्देश्य की धारा में दिया गया है, धारा 23 में। अब धारा 23 में आपका एक क्वेश्चन तो हेडिंग से बन गया। अब सबसे पहले, चूंकि अवैध शब्द या इलीगल शब्द भले धारा 23 में न लिखा गया हो, लेकिन अगर आपका पूछे कि अवैधता कहाँ दी गई है तो आपका जवाब रहेगा धारा 23 में, इसमें कोई शक नहीं है। तो पहले जहाँ जहाँ अनलॉफुल या अवैध शब्द है उसको कोरिलेट करिए तब 2-3 इसमें सिद्धांत आते हैं, 2-3 नियम आते हैं, वो पढ़ाया जाएगा। पहले कोरिलेट ये करना है कि आईपीसी की धारा 43 में इलीगल या अवैध शब्द को परिभाषित किया गया। लिख लीजिए, आईपीसी की किस धारा में? 43। यहाँ अप्लाई न करिएगा, तो कोरिलेट करके बताया जा रहा है कि वहाँ भी दिया गया। आईपीसी की धारा 43 43 में, आईपीसी की धारा 43। इसके बाद आपका ये आईपीसी की धारा 141 में 141 में अनलॉफुल असेंबली विधि विरुद्ध जमाव दिया गया है। तो कई बार आपको बताया गया है कि कम से कम कितने व्यक्ति चाहिए अनलॉफुल असेंबली के लिए? 5। अवैध सभा, अवैध जमाव या विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी? 5। और कितने उद्देश्यों में से किसी एक के लिए जुटे हों? 5। ये जोड़ लेंगे। इसके बाद आइए, संविदा में है क्या? अब इसमें पहले 2-3 सिद्धांतों को समझिए। 2-3 सिद्धांतों को आपको ये देखना है कि एक तो आपका जो क्वेश्चन बनता है कि शून्य करार और अवैध करार में अंतर क्या है, ये पहले हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट, पैरी डिलिक्टो का सिद्धांत। पैरी डिलिक्टो का मतलब ये हुआ समदोष का सिद्धांत, यानी कि जहां संविदा के दोनों पक्षकार बराबर के दोषी हों वहां क्या होगा, यानी कि ए ने बी से संविदा की, दोनों की गलती थी, दोनों का फॉल्ट था, आपका तब क्या होगा? इसी को कहते हैं पैरी डिलिक्टो का सिद्धांत। हमें धारा 23 में पढ़ना है। तीसरा जो आपका बीएचयू एलएलएम में भी पूछा गया था, पब्लिक पॉलिसी के बारे में लोक नीति पढ़नी है, और उसमें आपका ये अभी भूमिका चल रही भाई, सेक्शन शुरू नहीं हुआ, पहले एरिया तो कवर कर लिया जाए कि इस सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है। तो अगला एरिया जो हमें पढ़नी है डिटेल में, मेंस में भी अलग से आता है कि किसने लोक नीति की तुलना अनियंत्रित घोड़े से की है? तो आपका लॉर्ड
बोरो ने, देखिए जस्टिस बोरो, बोरो याद रखे, कई लोग एटकिन मारकर आ गए थे, एटकिन ना मारिएगा। जस्टिस बोरो ने रिचर्डसन बना मेलिस के बाद में पब्लिक पॉलिसी या लोक नीति की तुलना अनकंट्रोल हार्स से की। अब जो एलएलएम स्तर में पूछा जाता है वह ये पूछा गया था कि किसने ये कहा था कि अनियंत्रित घोड़े को नियंत्रित किया जा सकता है, तो लॉर्ड डेनिंग। तो तीन चार आपका कोटेशन भी दिया जाएगा, इसको हल्का सा समझिए भाई। देखिए लोक नीति का मतलब ये हुआ कि जो नीतियां सरकार की भलाई के लिए न हो बल्कि आम जनता की भलाई के लिए हो। तो कौन सी नीति जनता की बुराई के लिए है, कौन सी भलाई के लिए? जब विवाद उत्पन्न होगा तो इसका निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ये न्यायालय के ऊपर है कि किस नियम को, किस शर्त को पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माने और किसको अगेंस्ट न माने। ये किसके ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर करता है? कोर्ट के। इसीलिए अनियंत्रित घोड़ा कहा गया। कब न्यायालय किसी शर्त को लोकनीति के पक्ष में मान ले, कब विरोध में मान ले, ये पहले से डिसाइड नहीं है। तो दो तीन उदाहरण देखिए पब्लिक पॉलिसी का, डिटेल में तो चलेगा, एक लेक्चर पूरा लगेगा, यानी कि 2 दिन कम से कम इस धारा को पढ़ाते समय लगेगा। 3 दिन भी लग सकता है क्योंकि पैरी डिलिक्टो भी हमें बताना है डिटेल में। फिर आपका पब्लिक पॉलिसी भी डिटेल में, शून्य और अवैध में अंतर भी बताना है, और आपका विधि विरुद्ध उद्देश्य और प्रतिफल भी। तो आइए देखा जाए, इस पर आपका एक दो उदाहरण पब्लिक पॉलिसी पर देखिए, तब फिर एक कंसेप्ट बनाया जाए और तब बेरेक शुरू किया जाए। देखिए इसमें आपका जो देखना है वह आपका दो उदाहरण देखना है। एक लिली व्हाइट बनाम मुनुस्वामी का केस, लिली व्हाइट बनाम मुनुस्वामी का, और दूसरा आपका विवाह में दलाली, और भी दिया जाएगा उदाहरण आगे, विवाह में दलाली की संविदा। तो दो उदाहरण आपका शुरुआती दौर में कंसेप्ट बनाने के लिए समझिए। तो लिली व्हाइट मुनुस्वामी के केस में आपका क्या हुआ था ये देखिए। एक व्यक्ति लॉन्ड्री वाले को अपना कोट धुलने के लिए दिया, कोट माने जैकेट। लॉन्ड्री वाले ने एक रसीद दी और ये कहा कि अगर आपका कोट भूल जाएगा तो कोट की कीमत का मैं केवल और केवल 50% ही आपको वापस करूंगा। ये आपका किसने दे दिया, लिख दिया आपका रसीद पर? लॉन्ड्री वाले ने। कोट भूल गया, आधा दाम वापस करने के लिए रजामंद था आपका लॉन्ड्री वाला, लेकिन जो ग्राहक था वह कहा कि पूरा दाम दिया जाए। फिर कोर्ट में मुकदमा किया। लॉन्ड्री वाले का तर्क था कि हजूर हमने शर्त लगाई थी, ये शर्त स्वीकार किए थे। तो न्यायालय कहा कि ये तो एक पक्षीय शर्त थी, आप लिख कर पहले से दे दिए, दूसरे पक्षकार को तो कोई विकल्प ही नहीं है। जैसे कि रेलवे का रिजर्वेशन, आप अपनी ओर से शर्त, आपको हर हाल में शर्त को स्वीकार ही करना है। फिर आपका आयोग का फॉर्म, चाहे कोई शर्त लगा दे स्वीकार ही करना है। ये तो एक पक्षीय शर्त है। अगर एक पक्षीय शर्त लगाई गई है और वह शर्त अनैतिक है, लोकनीति के विरुद्ध है, तो न्यायालय उसे प्रश्रय देने से इनकार कर देगा। मानने से क्या कर देंगे? इनकार। तो इनकार किया कि नहीं इस मुकदमे में? किया। और कोर्ट का आधा दाम न्यायालय ने दिलवाया कि पूरा? न्यायालय ने कहा कि अगर ऐसा होने लगे तो भाई ऐसे आपका बेईमानियां बढ़ेंगी,
जो लॉन्ड्री वाले हैं कोट खुद ही रख लेंगे। 10,000 का कोट रहेगा, रख लेंगे, बेच देंगे दूसरे को, और ग्राहक को 5,000 रुपया क्या करेंगे? वापस। अतः आप कोट लिए हैं धुलने के लिए तो सतर्क रहिए। आपसे कोट गुम हो गया तो आप पूरी कोट की क्या दीजिए कीमत। जैसे आप साइकिल जाते हैं स्टैंड में रखने, दो 5 रुपया लेता है, साइकिल स्टैंड में रखे, इसका मतलब कि साइकिल भूल गई तो 5 रुपया नहीं, वो 5 रुपया नहीं, पूरी साइकिल की कीमत है। और पूरी कीमत मुकदमा करके क्या कर सकते हैं? वसूल सकते हैं। वैसे लोग मार पीट कर ही वसूल लेते हैं मुकदमा, लेकिन मुकदमा भी करके क्या कर सकते हैं? वसूल सकते हैं। इस प्रकार आपका दूसरा उदाहरण, विवाह में दलाली की संविदा, ये भी पब्लिक पॉलिसी के विरोध में मानी जाती हैं। जैसे कि एक पंडित जी आए और एक आपका लड़का पढ़ रहा था, बर बीसा बीसा हो गया था, यानी कि बीसा बीसा मतलब 2 20 लगाना है, दोनों को जोड़ देना है तो कितना हो गया? 40। समझ में आना? आपको आ रहा है ना समझ में? बीसा बीसा मतलब कितना 20 हुआ? 2 बार, तो 2 बार जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 40। तो लड़का कितने साल का था? 40 साल का। पंडित जी ने कहा कि जो बचा उचा के रखे हो 2 लाख हमें दे देना, मैं तुम्हारी अच्छी जगह शादी करवा दूंगा, लेकिन जो दहेज में मिलेगा उसी में से 2 लाख क्या करना? दे देना। लड़के का विवाह करा दिए। लड़का बाद में देने से पैसा क्या किया? इनकार। पंडित जी चले गए कोर्ट। तो बताइए, क्या ये जो संविदा है ये लोक नीति या जनता की भलाई के विपरीत है कि पक्ष में है? तो विवाह में दलाली की संविदा विपक्ष में होती है और बेचारे पंडित जी कुछ नहीं पा पाए। न्यायालय ने मुकदमा क्या कर दिया? डिसमिस। आए हो पैसा मांगने विवाह में दलाली का, तो आपका तो कुछ लोग दुराचार में भी दलाली खाते हैं समझौता कराकर, कुछ दरोगा जी को, कुछ पीड़िता को, और कुछ स्वयं खा लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपका तमाम केस हैं जहां बाद में मुकर जाती हैं पीड़िता। तो क्यों मुकर जाती हैं? क्योंकि क्या? पैसा पैसा पैसा। भाई 10 20 लाख दीजिए तो क्या होगा? समझौता हो जाएगा। न्यायालय से बाहर, न्यायालय में नहीं हो सकता। तो आपका जैसे आपका मैंने तमाम ऐसे आपका आएगा लोक पद का विक्रय, चलो हम नौकरी दिलवा देंगे, पैसा दो, ये भी पब्लिक पॉलिसी के क्या है? विरोध में है। तो तमाम आधार बताए जाएंगे। अब आइए एक एक करके शुरुआत किया जाए। पहला दूसरा कॉन्सेप्ट बनाना है। आपका एक एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पहले निकाल लिया जाए, डिटेल में बाद में चलेगा, तो 2 लाइन। पैरी डिलिक्टो, ये हल्का सा समझ लीजिए। पैरी डिलिक्टो का सिद्धांत भी आपका धारा 23 में ही समाहित है। पैरी डिलिक्टो का मतलब हुआ कि जहां संविदा के दोनों पक्षकारों का बराबर का दोष हो, वहां कानून उनके बीच कोई हस्तक्षेप नहीं करता। जहां जो ले लिया दे दिया वहीं पड़ा रहेगा। अब आइए, ए ने ये जानता है कि अफीम का क्रय विक्रय करना अवैध है और बी से करार करता है कि हे भी, ये 5 लाख रुपया एडवांस लो और तुम हमें अफीम बेचना। बी अफीम बेचने से इनकार कर देता है। ए जाता है मुकदमा किया करता है। न्यायालय मुकदमा खारिज करेगा। देखिए, आपका ये जाता है कोर्ट में मुकदमा करता है, तो जब दोनों पक्षकार जानते थे कि ये करार गलत है, अवैध है, और फिर तुम जाकर मुकदमा करते हो, तो क्या एक को पैसा वापस न्यायालय दिलवाएगा कि नहीं? नहीं।
कहेगा कि जहाँ तुम लोग हो वहीं रहो, भी पैसा पा लिया, अब एक पैसा वापस दिलवाया जाएगा कि नहीं? नहीं दिलवाया जाएगा, वो रिटर्न नहीं होगा जब दोनों पक्षकार दोषी हो। तो इसी प्रकार आपका साम्य का भी नियम है, थोड़ा समझिए, पढ़ा गया था कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना नहीं, साम्य चाहने वालों को स्वच्छ हाथों से आना चाहिए न्यायालय में। तो एक लुटेरों का प्रकरण हम बताए थे, वह प्रकरण ये बताए थे कि दो लुटेरे थे, लूट किए, लूट के माल को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ बंटवारे को, तो एक लुटेरा न्यायालय में चला गया। तो आप बताइए, क्या न्यायालय बंटवारा करा देगा कि जेल भेजेगा सबको? जेल आए हो, हाथ तुम्हारे गंदे हैं, यानी कि गलत कर काम करके आए हो और आ रहे हो लूट का माल बंटवाने, जाओ जेल। तो इस प्रकार ये पैरी डिलिक्टो कहा जाता है, जब दोनों पक्षकार बराबर के क्या हैं, दोषी। इसके बाद इलीगल और वायर्ड में अंतर पूछा जाता है। फिर एक बार समझिए, शब्द आपका जो देता है प्री में, प्रत्येक अवैध करार शून्य होता है, लेकिन प्रत्येक शून्य करार अवैध नहीं होता। आपका ये बात सही है कि गलत? तो फिर एक बार याद रखिए, प्रत्येक इलीगल जो एग्रीमेंट होता है उसका अंतिम परिणाम ही होता है शून्य, लेकिन प्रत्येक शून्य करार अवैध नहीं होता। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो करार धारा 23 में आ जाएंगे वह अवैध होंगे, और अवैध के बाद उसका परिणाम क्या होगा, वाइड या शून्य। तो पहले शून्य आएगा कि पहले अवैध आएगा, बताइए तो? मैंने करार धारा 23 के तहत क्या निकले, अवैध। तो अवैध होने के कारण वह क्या हो गए, शून्य। तो प्रत्येक अवैध करार का परिणाम अंत में शून्य ही होता है। अगर ये क्वेश्चन आए तो आप क्या मारेंगे, अक्षरशः या शब्दशः क्या है, सत्य है। लेकिन प्रत्येक शून्य करार अवैध नहीं होता। हो सकता है कि वह अवैध होने के कारण भी शून्य हो जाए, और हो सकता है कि अन्य कारणों से भी शून्य हो जाए। अवैध तो नहीं था, लेकिन अन्य कारणों से करार क्या था, शून्य। जैसे धारा आपका 25 प्रतिफल ही नहीं है, 26 विवाह का अवरोध करार है, अवैध नहीं है ये, लेकिन शून्य है। 27 व्यापार का, 28 विधिक कार्रवाई अवरोधक का, 29 अनिश्चितता, 30 बाजी करार। खूब पूछा जाता है बाजी करार अवैध है, शून्य है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं, अवैध नहीं है। बाजी करार लॉटरी या सट्टेबाजी का बताया जाएगा, अवैध नहीं है लेकिन शून्य है। यानी कि प्रत्येक शून्य करार अवैध नहीं होता, लेकिन प्रत्येक अवैध करार क्या होता है, शून्य। ये वाक्य हम आगे बताएंगे डिटेल में। ये वाक्य अक्षरशः क्या है, सत्य है। अब आगे बढ़ा जाए, आपका एक लाइन और। भागतः पिछली बार आपका झारखंड में पूछा गया था, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरबिलिटी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरबिलिटी पूछे तो धारा 24 मारिएगा, 23 न मारिएगा। मैं फिर बता दूं, 23 का ही कुछ अंश की धारा में दिया गया है, 24 में तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत पूछा गया था, गलत न हो। कहाँ दिया गया है, तो 24 में। यानी कि अगर करार का कुछ हिस्सा वैध और कुछ हिस्सा अवैध, तो कित और दोनों अलग किया जा सकता है, तो जो अवैध हिस्सा है वह शून्य करार होगा, और जो वैध है वह प्रवर्तनीय संविदा होगी। ध्यान से देखिए, अब एक उदाहरण, इसको भी तब बेरेक शुरू किया जाए, भाई थोड़ा लंबा एरिया है। ए बी से कहता है कि हे बी, तुम मुझे 100 रुपया देना
इसके बदले मैं 2 किलो चावल या तो दूंगा या तुम्हें 2 पुड़िया। अब गांजा या अफीम तो बहुत महंगा हो जाएगा, क्या दिल नहीं, गांजा भी सस्ता हो जाएगा। हीरोइन कितना मिलता है भाई अभी? हीरोइन मिल जाएगी ना 100 रुपया में, 1 पुड़िया तो मिल ही जाएगी। 1 पुड़िया हीरोइन दूंगा, या तो 2 किलो चावल या 1 पुड़िया क्या हीरोइन। अब आप लोग बताइए, ये जो करार की विषय वस्तु है, क्या इसको अलग किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। चावल अलग है और हीरोइन की पुड़िया क्या है अलग, तो कौन सा इसमें करार का उद्देश्य और प्रतिफल प्रवर्तनीय होगा और कौन अवैध होगा बताइए। तो चावल वाला क्या होगा? वैध, लागू किया जाएगा, और हीरोइन या अफीम वाला मामला शून्य होगा। तो ये इसी को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। अलग अलग कर दीजिए। तो पृथक पूछा गया था पिछली बार, गलत ना हो। इसको भी हम डिटेल में बताएंगे 2-3 नियमों सहित, और इसको कोरिलेट भी करना है संविधान से लेकर और तमाम जगहों पर हम बताएंगे। अब आइए शुरुआत किया जाए भाई। बेरक की भाषा निकालिए। धारा 23 पहले पढ़ाया जाए, तब और कार्य सिद्धांत बताए जाएंगे। कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधपूर्ण है? विधपूर्ण है मतलब लाभफुल है। और कौन से नहीं? कौन से नहीं मतलब आधा शब्द छूटा है, तो आपका मौन रह गया है आधा शब्द, तो मौन रहना तुल्य माना जाएगा। तो क्या लिखा हुआ माना जाएगा? कौन से नहीं, तो कौन से नहीं का मतलब कि कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण नहीं है। इस पूरा वाक्य हम उतना लंबा नहीं लिखा है। यानी कि सेक्शन 23 ये बताता है कि करार का कौन सा उद्देश्य और प्रतिफल लाभफुल होगा और करार का कौन उद्देश्य और प्रतिफल लाभफुल नहीं होगा, ये कहाँ बताया गया है? सेक्शन 23 में। कौन विधिपूर्ण होगा और कौन विधिपूर्ण नहीं होगा, इसका मतलब कि कौन प्रतिफल उद्देश्य वैध होगा, कौन अवैध होगा, ये दोनों हेडिंग में दिया गया है। तो देखिए, करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधिपूर्ण है सिवाय जबकि। अब शब्द पहले पकड़िए। किसी भी करार का उद्देश्य और प्रतिफल विधिपूर्ण है सिवाय जबकि। इसका मतलब ये हुआ, सिवाय मतलब इनको छोड़कर। इनको छोड़कर का मतलब कि नीचे कुछ पॉइंट बताए गए हैं। अगर एग्रीमेंट का पर्पज और कंसीडरेशन उन पॉइंटों में सेट हो जाता है, तो वह अनलॉफुल होगा, अवैध होगा, विधि विरुद्ध होगा। और सेट नहीं होता है तो इसके अलावा जितने उद्देश्य प्रतिफल हैं वह वैध होंगे, लाभफुल होंगे। तो आपका यानी कि जैसे कि इसको जोड़िए, टीपीए की धारा 6 से आप जोड़ सकते हैं। किन संपत्तियों का अंतरण किया जा सकता है? टीपीए का सेक्शन 6। तो सभी प्रकार की चल अचल संपत्तियों का क्या हो, माने सभी प्रकार की संपत्तियां क्या हो सकती हैं? अंतरण सिवाय। सिवाय मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनका अंतरण। तो सेम उसी प्रकार समझिए, सभी उद्देश्य और प्रतिफल क्या है? वैध। वैध मतलब भाई लाभफुल। लाभफुल माने विधिपूर्ण। वैध न मार दीजिएगा, ये क्वेश्चन आता। विधिपूर्ण पहला शब्द माना, ठीक है, उसी को वैध कहते हैं। लेकिन सिवाय, सिवाय मतलब कुछ पॉइंट दिए गए हैं, अगर इस पॉइंट में उद्देश्य प्रतिफल आ जाए तो वह अवैध होगा। लेकिन अवैध न मारिएगा, पहला पॉइंट अनलॉफुल, यानी कि विधि पूर्ण नहीं है या विधि विरुद्ध हम कह सकते हैं। देखिए,
वह विधि द्वारा निषिद्ध हो, यानी कि वह कानून द्वारा निषिद्ध हो। निषिद्ध हो का मतलब प्रोहिबिटेड हो आपका। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कार्य को करने पर कानून ने रोक लगा दिया है और आप वही कार्य करते हैं, तो ऐसी दशा में वह जो आपका कार्य होगा या उसके लिए जो पैसा देंगे, तो उसका ये माना जाएगा कि करार का उद्देश्य भी अनलॉफुल और प्रतिफल या कंसिडरेशन भी क्या है, अनलॉफुल। अब आइए आपका 4-5 कह सकते हैं। यहाँ विधि का मतलब क्या हुआ, पहला तो ये समझना है। यहाँ ला का मतलब क्या हुआ, ला का यहाँ मतलब हुआ कि भारत में लागू ला। तो बताइए भारत में जो लागू कानून है वह 2-3 कानूनों को बताइए। जैसे एक तो जितने केंद्रीय कानून हैं, दूसरे जितने राज्य के कानून हैं, इसके बाद जो प्रथाएं हैं, रूढ़ियां हैं, वो भी तो कानून का दर्जा रखती हैं। तो जितने कानून भारत में लागू हैं, चाहे सामान्य कानून हो, चाहे विशेष कानून हो या स्थानीय कानून है, अगर आपने अगर इन कानूनों के तहत किसी कार्य को करने से रोक दिया गया है और उस बारे में ही आप करार करते हैं, तो इस करार का उद्देश्य और प्रतिफल लाफुल माना जाएगा कि नहीं? नहीं। अब 7-8 उदाहरण देखना है। पहले शराब का लाइसेंस ही देखिए, 2 बूंद वाले काफी सक्रिय हैं। अब ये भी जान सकते हैं कि 2 बूंद वाले भारत में काफी सक्रिय रहते हैं। 2 बूंद कई काम भी करा देता है, तो कई काम बिगाड़ भी देता है। यानी कि एक खासियत है शराबियों की भाई, कि बस आपका बोतल दिखा दीजिए तो कोई भी काम करने के लिए रजामंद हो जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि लालच में। जैसे कि मान लीजिए शादी विवाह का मौसम है, बस आपका मिस्त्री जो काम करते हैं, लेबर वर्क, आपका कह सकते हैं कि मान लीजिए काम कर रहे हैं, बस दिखा दीजिए कि काम समाप्त होने के बाद ये इंग्लिश वाली तुम्हें दी जाएगी, आज तक जीवन में पिए नहीं होगे, दिखा देता हूँ, लेकिन दूंगा तब जब यहाँ से तुम क्या करोगे, बोरिया बिस्तर बांध के घर की ओर रवाना होगे। तो और मन से काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो 2 बूंद देखकर लोग क्या करते हैं, बड़ी मन से काम करते हैं। और 2 बूंद काम बिगाड़ भी देता है, ज्यादा नशा हो जाए तो दरोगा जी जैसे 2 बूंद लेकर थाने में कुकर्म भी किया जा सकता है। तो आपका 2 पहलू बताया गया। तो अगर ए को सरकार ने शराब का लाइसेंस दिया और ए बी से करार करता है कि हम लाइसेंस तुम्हें बेचेंगे, तो बेचने पर लाइसेंस के रोक हैं, तो क्या ये करार वैध होगा कि शून्य होगा? शून्य होगा, अवैध होगा। और क्योंकि ये कानून द्वारा ऐसा करार करने पर क्या लगा दी गई है, रोक। तो अवैध होने के कारण शून्य, क्योंकि लाइसेंस बेचा। जैसे आपको डीएल मिला, आपने अपने लड़के को दे दिया कि हम नहीं चलाएंगे तुम, तो क्या लाइसेंस का ट्रांसफर होगा? क्या आपको डीएल मिला है ड्राइविंग लाइसेंस, तो अपने लड़के को ट्रांसफर कर देंगे? ये संभव नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो ये कानूनन क्या होगा, गलत होगा। अब आइए दूसरा उदाहरण, आपका लकड़ी काटने का उदाहरण। मान लीजिए कि एक जंगल से लकड़ी काटना सरकार ने प्रतिषिद्ध कर दिया कानून बनाकर, और ए बी से करार करता है कि मैं जंगल से लकड़ी काटूंगा और 100 कुंतल लकड़ी तुम्हें दूंगा। तो बताइए ये जो करार है, अब ये अवैध होगा कि वैध होगा? अवैध होगा, क्योंकि जंगल से लकड़ी काटना कानूनन क्या है, प्रतिषिद्ध है।
और वही कार्य करने के लिए आपने क्या किया है, करा। तो इसका उद्देश्य और प्रतिफल क्या होगा, सही कि गलत? गलत। तीसरा उदाहरण देखिए आपका एससी एसटी में देख लिया जाए। अगर किसी एससी की जमीन है, कृषि भूमि है, 5 बीघा से कम जमीन है खेती वाली, तो वह एससी या एसटी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता। और एसटी अगर ट्रांसफर भी करता है तो कलेक्टर की परमिशन से कर सकता है। लेकिन ट्रांसफर के बाद भी आपका लगभग 5.5 बीघा जमीन क्या हो उसके पास, 505 तक बची रहे। अगर मान लीजिए ए बी से करार, ए एक व्यक्ति है जो एससी कैटेगरी के व्यक्ति से करार करता है कि तुम्हारे पास 2 ही बिस्वा हैं, कृषि भूमि दोनों बेच देना, तो ये कानूनन इस पर रोक लगाई गई है और ये करार ही अवैध होगा। और अवैध का अंतिम परिणाम हमने क्या बताया, सुन। क्या इसका कानूनन कोई मतलब है? नहीं। अगला देखिए आपका, ये कहता है कि हे बी, तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा। तो लोकपद का विक्रय संभव नहीं है, क्योंकि टीपीए की धारा 6 ऐसे विक्रय पर क्या लगाती है, रोक, ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसके बाद आपका शराब का एक उदाहरण हो गया, लकड़ी का, एसटी का एक उदाहरण। उदाहरण तो तमाम है भाई, उतना संभव नहीं है। आपका तमाम उदाहरण है, आपका उतना संभव नहीं है देना, फिर भी 4-5 उदाहरण दिए जा रहे हैं। अगर एसटी कैटेगरी का व्यक्ति है, उसका कृषि भूमि है, तो वह किसी को अंतरित नहीं कर सकता, डीएम की परमिशन से भी नहीं कर सकता। भाई याद रखिए, एसटी का अगर है तो ऐसी दशा में एक व्यक्ति एसटी से करार करता है कि तुम मुझे अपनी जमीन क्या करना, कृषि वाली बेच देना। ये करार अवैध होने के कारण धारा 23 में क्या होगा, सुन। इस करार का कोई मतलब नहीं होगा। तो आपका बहुत कड़ा नियम है भाई, लेकिन ये नियम केवल कृषि भूमि में लागू होगा, बताया जाएगा आगे जब लैंड लॉ चलेगा तब। अगला देखिए एक पॉइंट और, वह ऐसी प्रकृति का हो कि यदि वह अनुज्ञात किया जाए तो वह किसी विधि के उपबंधों को विफल कर देगा। तो इसमें जमानत का उदाहरण देखा जाता है, कल इसको देखा जाएगा, क्योंकि इसमें अब केस भी शुरू करना है। खजान सिंह का केस पढ़ना रहता है जमानत पर, तो आपका खजान सिंह का कल हम बताएंगे इसको। देखिए प्रयास करते हैं कल ये समाप्त हो भाई, थोड़ा स्पीड भी बढ़ा जाए। तो कल आपका एक दो किस पहले वाले पर भी देख लेंगे, अगर कोई उदाहरण, वैसे 3-4 बताया गया, उदाहरण तो सैकड़ों हैं। एक केस आपका छूटा होगा तो आपका इस पर विधि के उपबंधों को विफल कर देगा। कल यहाँ से शुरू किया जाएगा, हमें लगता है पब्लिक पॉलिसी भी कल आ जाएगी। तो कल भाई पब्लिक पॉलिसी पढ़ कर आइए, थोड़ा डिटेल में आपको बताया जाएगा लोक नीति क्या है, क्योंकि अंतिम आपका पॉइंट इसी में आएगा, पब्लिक पॉलिसी।